नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी जी, जो कि रिटायर्ड होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी नगर निगम जबलपुर हैं। साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। आपने होम्योपैथी और दर्शन बुक भी लिखी हुई है और इसी विषय पर पीएचडी भी किया हुआ है। साथ ही गौड़ ब्राह्मण सभा जबलपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में संयोजक भी हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथी को ही आपने करियर के रूप में क्यों चुना? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में 1972 के आसपास मुझे पहले पेट में दर्द होता था जी, जब मैं 10वीं क्लास में था जी, और उस समय मुझे आईसी मिश्रा जी ने बताया जी, कि आप जो है डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी के पास आप जाइए और वो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, वो होम्योपैथी की दवाई देते हैं। जी, तो पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन होम्योपैथी से डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी के द्वारा हुआ जी, और उनसे दवा लेने के 1 महीने के अंदर मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद मुझे रुचि बढ़ी। और उस समय जब विज्ञापन निकला कि होम्योपैथी के डॉक्टर बनना है तो मैं फिर वहां गया और रुचि के अनुसार मैंने फिर होम्योपैथी चिकित्सा जगत को चुना और उसमें मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल। ये बताइए हमें कि होम्योपैथी पद्धति है क्या और ये कब से अस्तित्व में आई? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हेनिमैन, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था, उन्होंने 1790 में 24 वर्ष की आयु में होम्योपैथी का आविष्कार किया। होम्योपैथी के आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय जो चिकित्सा पद्धतियां चलती थी उनमें जोग पद्धति थी, इंजेक्शन पद्धति थी और तरह तरह के उनका ऑपरेशन करके और उनका निदान किया जाता था, निकाला जाता था, तो उसमें कष्ट होता था, वेदना होती थी। उस वेदना में व्यथित हुए डॉक्टर हेनिमैन और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी एक चिकित्सा पद्धति बनाना चाहिए जिसमें किसी को भी तकलीफ ना हो और कम से कम परेशानी में उनका उपचार हो सके और पूर्ण संपूर्ण आरोग्य केवल होम्योपैथी से संभव है। तो इस पद्धति को सिद्धांत को लेकर के उन्होंने होम्योपैथी का प्रतिपादन किया। ये बताइए कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बाकी पद्धतियों से किस तरह अलग है? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इसलिए अलग है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जैसे एलोपैथी, इसमें मेडिसिन सबसे ज्यादा मात्रा में दी जाएगी, अलग अलग दी जाएगी, सिर दर्द की अलग, बुखार की अलग, पेट दर्द की अलग। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, एक ही मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम दी जाती है और वो संपूर्ण शरीर में वह कार्य करती है। आयुर्वेद को भी अगर अपन देखें तो आयुर्वेद में भी बहुत महंगा इलाज है, आजकल तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें आयुर्वेद में। और इसमें जो पद्धति है उसमें काढ़ा पिलाना और उपचार करना, लंबे समय तक दवाई देना, इस तरह से परेशानी आयुर्वेद में भी है जी। यद्यपि उपचार में लाभ होता है लोगों को, लेकिन परेशानी होती है। तो उस तरह से देखा जाए तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो कि बिना किसी पार्श्व इफेक्ट के, साइड इफेक्ट के और सूक्ष्म मात्रा में कम से कम औषधि से, सिंगल रेमेडी से होम्योपैथी का उपचार किया जाता है और वह रोगी को संपूर्ण आरोग्य जड़ से रोग को खत्म करती है और इसलिए होम्योपैथी आज के युग में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। जैसा आपने कहा कि होम्योपैथी जड़ से बीमारियों को खत्म करती है, तो क्या क्रॉनिक डिसीज या काफी पुराना कोई बीमारी है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाती है? जी हाँ, होम्योपैथी में क्रॉनिक डिजीज पर ही सबसे ज्यादा काम हुआ। हेनिमैन ने सबसे पहले एक क्रॉनिक डिजीज पुस्तक लिखी थी जी, और उन्होंने जब सिनकोना बार्क दवाई का अपने ऊपर सेवन किया और उसमें जब ज्वर के लक्षण, मलेरिया ज्वर के लक्षण आए, तब उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि जिस दवा के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होता है उसी दवा को से लेकर के हम उस रोग को ठीक कर सकते हैं। यही बात हमारे भारतीय होम्योपैथिक दर्शन में भी श्रीमद् भागवत में कही गई है। श्रीमद् भागवत के 35वें अध्याय में 34वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदैव याम यम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सकम। जिस पदार्थ के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होता है, क्या वही रोग का दवाई देने से वो रोग ठीक नहीं हो सकता? तो यही सिद्धांत है होम्योपैथी का और इस समान से समान का उपचार
जी। लाइक क्योस लाइक के सिद्धांत बना और उसी पर फिर मेरा ध्यान गया कि इसमें भारतीय दर्शन के अंतर्गत होम्योपैथी को काम करना चाहिए। जी, होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है इसमें समय काफी लगता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में सभी रोगों में काफी समय लगता है जी। अन्य पैथियों में भी समय काफी लगता है। जैसे आप टीबी की बात करें, कैंसर की बात करें, लेप्रोसी की बात करें, तो ये ऐसे रोग हैं जिनमें समय लगता है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, सब। जी। तो होम्योपैथी में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो तात्कालिक रूप की बीमारियां रहती हैं, जैसे फीवर है और सर्दी जुकाम है, सर दर्द है, इस तरह की जो छोटे छोटे जो बीमारियां हैं, उनको अगर हम लंबा समय 1-2 महीने लगाएंगे तो कैसे होम्योपैथिक विकास होगा, और ये संभव नहीं है। इसलिए होम्योपैथी में भी जो एक्यूट डिजीज होती है उनका तात्कालिक उपचार होता है, और जो पुरानी बीमारियां रहती हैं, क्रॉनिक डिजीज होती हैं, उनमें लंबा समय लगता है। जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास ज्यादातर किन समस्याओं को लेकर लोग आते हैं? जनरली ऐसा कहने में आता है कि होम्योपैथी बच्चों में ज्यादा कारगर है, महिलाओं में ज्यादा कारगर है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। जी। ना वो तम्बाकू खाते हैं, ना वो सिगरेट पीते हैं, ना किसी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए बच्चों में वो होम्योपैथिक दवाइयाँ ज्यादा अच्छे से और गंभीरता से असर करती हैं। इसी प्रकार महिलाओं का भी है, महिला भी मेरे ख्याल से 25% ही ऐसी होंगी जो एडिक्ट होंगी, वरना वो भी एडिक्ट नहीं रहती हैं, नशा पत्ती नहीं करती हैं। तो इसलिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनका भी उपचार महिलाओं का होता है, और इसी तरह के केसेस ज्यादा आते हैं। लेकिन आज के युग में जो रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च को देखते हुए प्रायः सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार होम्योपैथी में संभव है। जी, आपने एक बुक लिखी है होम्योपैथी पर, होम्योपैथी और दर्शन, ये कब पब्लिश हुई और इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने भारतीय दर्शन में होम्योपैथिक दर्शन की पृष्ठभूमि पर पीएचडी किया। प्रोफेसर डॉक्टर एसपी दुबे जी के अंडर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मैंने उनके अंडर में पीएचडी किया, और पीएचडी करने के बाद मेरी पुस्तक के प्रकाशन के लिए वो गई 2 गाइड के पास पुनरावलोकन के लिए, और तब वहां से रिकमेंडेशन हुआ और यूजीसी ग्रांट कमीशन से। तो 1998 में मैंने पीएचडी किया था, और 2004 में मेरी ये होम्योपैथी और दर्शन प्रकाशित हुई। होम्योपैथी और दर्शन की जो पुस्तक है उसमें विशेष रूप से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दर्शन के साथ साथ में पाश्चात्य दर्शन में भी होम्योपैथी के सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, गीता, रामायण, भागवत में भी कहाँ होम्योपैथी के सिद्धांत मिलते हैं, तथा महात्मा गांधी के सिद्धांत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जैन दर्शन में भी इसकी तुलना की गई है। तो प्रायः सभी दर्शनों से मैंने होम्योपैथी का समावेश इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया है। जी, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते आप इस क्षेत्र में किस तरह कार्य कर रहे हैं? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में वैसे तो देखा जाए तो 1843 के आसपास होम्योपैथी में, जब होम्योपैथी के जनक डॉक्टर ज़ेनमैन जर्मनी में जिंदा थे, उनके समय में ही होम्योपैथी भारत में आ गई थी। जी। भारत में सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह जी का उपचार, जो पंजाब के राजा थे, उनका हॉनिंगबर्गर डॉक्टर ने उनका उपचार किया और उनको डरका मारा मेडिसिन दी। जी। तब से ये होम्योपैथी हेनमैन के कालकाल में ही यहाँ पर आ गई थी। जी। अब उसके बाद में होम्योपैथी की एक एसोसिएशन बनी, जिसमें लगभग आज वर्तमान में 7000 सदस्य हैं, और होम्योपैथी की समस्या, होम्योपैथ की समस्या, चिकित्सकों की समस्या, छात्रों की चिकित्सा समस्या और कॉलेजों की समस्या, इन सभी की समस्याओं के निदान के लिए यह हमारा संगठन जो है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कार्य करता है। और इसकी विभिन्न प्रांतों में, भारतवर्ष में अनेक शाखाएं हैं। इसके लगभग 3000 लाइफ मेंबर हैं, और जबलपुर में भी सबसे पुरानी 1979 से ये संस्था चल रही है। 1979 से लेकर आज तक इस संस्था ने 2 कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किए हैं, 2005 में, 2011 में और 1985 में। जी। ये कॉन्फ्रेंस हमारी यहाँ जबलपुर में हुई, तथा होम्योपैथी के विकास में निरंतर हमारी संस्था विकासरत है, और जितनी भी समस्याएं होती है उन सबका निदान हम लोग शासन से
और छात्रों से मिल करके बैठ करके इसका समावेश करते हैं। जी, गवर्नमेंट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? गवर्नमेंट से हमारी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि गवर्नमेंट से होम्योपैथी का जितना विकास होना चाहिए था आज तक वो उतनी प्रगति से नहीं हुआ। और व्यवस्थित तौर से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से हम लोग बहुत पीछे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां हर पंचायत लेवल पर होम्योपैथिक दवाखाने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये होम्योपैथिक दवाखाने मात्र 250 हैं और होम्योपैथिक कॉलेज यहाँ पर 17 है होम्योपैथी के। तो जितने भी केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है भोपाल में, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम संभागीय स्तर पर एक गवर्नमेंट का शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज खुले, तथा जितने भी अभी जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं जिनमें संजीवनी क्लिनिक है, इन संजीवनी क्लिनिक में होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी उनका समावेश किया जाए और उन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा भी उनका उपचार किया जाए। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि एक्ट में बड़ी चालाकी से एक्ट में होम्योपैथी शब्द हटा दिया गया। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसमें पहले आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी सभी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश था, लेकिन वर्तमान में केवल होम्योपैथी शब्द हटा दिया गया, बाकी सब पद्धतियों को रखा है। तो हमारी शासन से मांग है कि इस मध्य प्रदेश के जो नगर पालिका एक्ट है इसमें होम्योपैथी का भी समावेश किया जाए। जी बिल्कुल, होम्योपैथी का इतिहास काफी पुराना है और आप काफी सालों से इससे जुड़े हुए हैं, तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। मैंने मुख्य रूप से होम्योपैथी पास करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उस प्रैक्टिस के साथ साथ मैं नगर निगम में भी सर्विस करने लगा। जी, एक और विशेषता रही मेरे जीवन काल में, मुझे सहयोग सभी ने बहुत दिया। जी, मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे वैद्य रत्न पंडित महेश दत्त जी शास्त्री जी। उनके सहयोग से मेरा जो शिक्षा का विकास था वो बहुत हुआ। मुझे परमिशन दी गई, मैंने एमए किया, बीए किया, साथ ही मैं कॉलेज में पढ़ाने भी जाता था जी। और मैं नौकरी भी करता था। तो ये सब काम मैंने इनके रहते हुए किया। तथा होम्योपैथी में मैंने 2 केस ऐसे देखे जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये शायद इनक्योरेबल डिजीज है। एक गुजराती फैमिली थी, स्टेरिलिटी का केस था, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, 8 साल हो गया था उनको, लेकिन औषधियों के उपयोग से निरंतर लगभग 1.5 साल उन्होंने दवाई दी और उनको ट्विन बच्चे पैदा हुए। अच्छा। और उसके बाद आज भी वो मस्त है जी बिल्कुल। और दूसरा केस था, एक प्रोफेसर साहब थे यूनिवर्सिटी में, उनको एक्जिमा था जी। वो एक्जिमा में प्राय घर में लेटे रहते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे और उनको बॉडी से पूरा पस फॉर्मेशन होता था, रिंचिंग होती थी, बर्निंग होती थी, बहुत परेशान थे। उस केस को भी मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने भी कोऑपरेट किया और हमने उस केस को 4-6 महीने में ठीक कर दिया जी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण केस थे मेरे लिए जी बिल्कुल। आपकी जो एक बुक आने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, होम्योपैथिक में जो इतिहास में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है। मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी का इतिहास अच्छा बने और अच्छे से उसके तारीफ हो और चले हो। तो मैंने ये देखा कि होम्योपैथी के इतिहास के अंतर्गत हमने सब तरह के पुराने जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, तो विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा 1938 का एक इंडो जर्मन पत्र निकलता था जिससे होम्योपैथी भारत में आई जी, उसके विकास से। और इंडो जर्मन पत्रिका के द्वारा फिर अलग अलग पत्रिका निकलने लगी, जिसमें कलकत्ता से जर्नल निकला और उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो हैं, समाचार पत्र हैं, उनमें सी टाइम्स भी शामिल है, उसमें भी मुझे कई लेख मेरे छापे हैं जी। तो इन सब में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि जितने भी पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स और समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल है, उनके योगदान से होम्योपैथी का विकास कैसे हुआ जी। तो 1938 से लेकर के 2024 तक, क्योंकि तब तक का समय लग जाएगा,
अभी फिलहाल 23 में जितने पत्र पत्रिकाएं हैं वो मेरे पास सब सुरक्षित हैं और उनकी प्रति मेरे पास है। मैं उनके द्वारा उनके प्रकाशक का नाम, कब से पब्लिश हो रही है, कहाँ से निकल रही है पुस्तक और जर्नल्स कहाँ से निकल रहे हैं, उनको कितने साल प्रकाशित होते हो गया है, इसके ऊपर एक हिस्ट्री लिख रहा हूँ। और ये हिस्ट्री जिसमें विशेष रूप से मैं 2 चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। एक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जर्नल निकलता है, इंडियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी जी। ये कंटिन्यूस तब से 2007 से लेकर अभी तक चल रहा है और 1985 से लेकर के आज तक वाइटल इन्फॉर्मर जो पत्र है वो भी लखनऊ से प्रकाशित होता है। तो इस तरह की बहुत सी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका समावेश मैं उसमें करने जा रहा हूँ। कुछ पुराने, जैसे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 1977 में, तो उनके अध्यक्ष का प्रेसिडेंशियल एड्रेस मेरे पास अभी सुरक्षित है, जिसको कि राजनारायण जी जो उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और वो सब का समावेश मैं करना चाहता हूँ इस पुस्तक में। विशेष रूप से मैं बताऊं आपको, 1948 का एक फोटोग्राफ मेरे पास है, 1956 का फोटोग्राफ होम्योपैथी का मेरे पास है और अभी वर्तमान में 1923 में भी एक फोटोग्राफ, ऐतिहासिक फोटोग्राफ 60, 70 और 80 साल के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका मैंने जबलपुर के लोगों का एक ग्रुप बनवाया है। तो इनका सबका समावेश मैं उस पुस्तक में करके उसका इतिहास बनाना चाहता हूँ, कैसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तब से लेकर के आज तक होम्योपैथी का विकास हुआ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि लोग कम विश्वास करते हैं होम्योपैथी पर क्योंकि टाइम बहुत लगता है और फिर बीच में छोड़ भी देते हैं क्योंकि टाइम काफी है, तो उन्हें लगता है कि ठीक नहीं होते या हो भी पाते हैं या नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, इसमें थोड़ा सा धैर्य पेशेंट को रखना पड़ता है क्योंकि ओवरऑल उसकी रिपेयरिंग होती है जी। सारे सिस्टम को ठीक करने का काम करती है दवा होम्योपैथी की, इसलिए थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है कि जब 90% ठीक होने पे आया पेशेंट, तब उसने डॉक्टर बदल लिए जी। अब डॉक्टर बदलने के बाद जब वो फिर नए किसी डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसके बाद फिर वो ABCD नए सिरे से करेगा, तो उसको क्या मालूम कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, कितनी दवा दी जा चुकी है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे क्रॉनिक केसेस में डॉक्टर को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, एक डॉक्टर पर विश्वास करके अच्छे से उसका इलाज कराना चाहिए। और फेथ, सबसे बड़ी बात है फेथ तो किसी भी पैथी में बहुत आवश्यक है कि डॉक्टर के ऊपर अगर फेथ नहीं होगा और पैथी के ऊपर फेथ नहीं होगा तो कोई भी पैथी चिकित्सा पद्धति पूर्ण आरोग्य नहीं कर सकती जी। ये बताइए सर कि आप गौड़ ब्राह्मण सभा जबलपुर के भी आप पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में संयोजक हैं, तो गौड़ ब्राह्मण सभा की स्थापना कब हुई और ये किस तरह से कार्य करती है? गौड़ ब्राह्मण सभा की स्थापना 3 अगस्त 1993 को हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन लोगों ने हमको दिया उनमें सबसे ज्यादा सर्वश्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पचौरी जो हमारे संरक्षक थे जी, वैद्य रत्न पंडित महेश दत्त जी शास्त्री जी और पंडित लज्जा शंकर उपाध्याय, इन तीनों लोगों ने हमको बहुत ही उत्साहित किया और उत्साह करने के साथ साथ कहा कि आप संगठन बनाइए, समाज का संगठन खड़ा करिए और समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं आज के आधुनिक वातावरण में पैरेलल चलने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इसमें काम कीजिए। तो उस में हम लोगों ने एक प्रांतीय सम्मेलन किया 2010 में जी, और एक अभी 25वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई थी संस्था की शहीद स्मारक में। तो इस तरह से हमारे जो गौड़ ब्राह्मण सभा है इसमें बहुत ही काम चल रहा है, सदस्य हमारे बन रहे हैं और हम निकट भविष्य में शीघ्र ही एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर-दिसंबर में करने जा रहे हैं जी। पेंशनर समाज नगर निगम जबलपुर में आपका क्या योगदान है अध्यक्ष होने के नाते? पेंशनर समाज में भी मुझे दायित्व सौंपा गया अध्यक्ष का जी, और उसमें विशेष रूप से जो पेंशनर्स की समस्याएं होती हैं जिनमें DA मिलना है, किसी का 80 साल पूरे हो गए तो उनको 20% मिलना है, किसी का 90 साल पूरा हो गया तो उनको 30% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना है, किसी की जो रिटायर हुआ उसके जो समायोजन कराना है पैसे का जी, और उनकी बुक बनवाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो बेचारे भटकते रहते हैं पेंशनर्स, उनके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक नगर निगम कैंपस में ही पेंशनर समाज एसोसिएशन का एक दफ्तर है, वहाँ हम लोग सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठते हैं और वहाँ जितने भी हमारे पेंशनर्स भाई हैं
वो आते हैं तो उनका निराकरण भी उनकी समस्याओं का होता है। साथ ही अगर उनको कोई औषधि या दवाई चाहिए होती है तो वहाँ भी हम निःशुल्क परामर्श देकर के उनको दवाई लिख देते हैं या हम व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और उससे उन लोग उसको लाभान्वित होते हैं। जी, एक सवाल मेरे मन में आया है कि जैसे ऑपरेशन होता है तो एलोपैथी में तो किसी भी बीमारी के लिए अगर ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हम कर लेते हैं, क्या होम्योपैथी में भी इस तरह की कोई सुविधा है? छोटे मोटे ऑपरेशन तो होते हैं जी, वॉइस वगैरह के, लेकिन बड़े ऑपरेशंस नहीं होते हैं। नहीं। और बड़े ऑपरेशन के लिए होम्योपैथी को ऑपरेशन की जो पद्धति है उस पर ही निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन एक कला है, एक पद्धति है। वो कोई ना तो एलोपैथी है, ना आयुर्वेद है, ना होम्योपैथी है, उसका सिस्टम अलग है। तो उसका उपयोग जहाँ आवश्यक है वहाँ लेना चाहिए मरीजों को, और होम्योपैथ को भी लेना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। बिल्कुल। आने वाले समय में आप होम्योपैथी का क्या भविष्य देखते हैं? होम्योपैथी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बशर्ते कि थोड़ा सा पैट्रोनेज जो है शासन बराबर दे, जैसा अभी दे नहीं रही है। अगर केरल और पश्चिम बंगाल की तुलना में हम देखें तो यहाँ बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर शासन वाकई में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास करना चाहती है तो सबसे पहले तो जितने भी ये नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है जिसका अभी वर्तमान 1 साल 1.5 साल में गठन हुआ है, इन्होंने जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी थी उसके सारे नाम्स बदल दिए, कॉलेजों को एक तरह से तहस नहस कर दिया। और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी तो मैं गया था उसमें अप्रैल में 30 अप्रैल को। तो उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष का ये कहना था कि लगभग 50% कॉलेज बंद हो जाएंगे, इतने तगड़े नाम्स कर दिए हैं। तो मेरा शासन से, केंद्र शासन से और नेशनल काउंसिल से विनम्र प्रार्थना है कि होम्योपैथी को अगर जिंदा रखना है, चलाना है, सरवाइव करना है तो कम से कम इतने नाम्स तगड़े न करें कि इससे कॉलेजों का चलाना मुश्किल हो जाए, फिर हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं मिले, स्टाफ नहीं मिले और फिर मरीज जो है उनको भी लाभ होम्योपैथी का मिलना बंद हो जाए। तो ये मेरी प्रार्थना है कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाए शासन के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत और हमारे सब सवालों का जवाब देने के लिए। जी, तो ये थे डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी जी, जिन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर काफी विस्तृत रूप से हमसे चर्चा की और काफी बारीकियों के बारे में हमें बताया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ जरूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।